हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम गतिमान है और आने वाले जो जो है 15 दिन के लिए अर्थात 16 तारीख से जो आपको नया प्रशिक्षण आ रहा है उसमें आपके कोर्स 7, कोर्स 8 और कोर्स 9 होंगे। तो कोर्स 7 है दोस्तों विद्यालय आधारित आकलन। तो मैं आपके लिए कोर्स 7 की डिजिटल डायरी बनाकर लाया हूं। आप इस डिजिटल डायरी का अध्ययन कर लीजिए ताकि आपको ट्रेनिंग लेने में आसानी हो। अगर आप पूरी डायरी का अध्ययन कर लेते हैं तो आपकी ट्रेनिंग बहुत ही आसानी से हो जाएगी, ईजिली हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्यालय आधारित आकलन डिजिटल डायरी कोर्स 7। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम बिना देर किए अपनी वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैंने इस डायरी में क्या लिखा है। आप देख सकते हैं, जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है, कोर्स 7 विद्यालय आधारित आकलन। ये है आपका कोर्स 7। इसके अधिगम के उद्देश्य क्या है? यह मॉड्यूल अध्यापकों की मदद करेगा विद्यालय आधारित आकलन की उत्पत्ति और महत्व को समझने में, आकलन के लिए शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण से परिचित होने में, आकलन प्रक्रियाओं के साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एकीकरण की सुविधा पाने में, आकलन के उद्देश्य से प्रासंगिक विषय क्षेत्रों में संदर्भ आधारित उदाहरण विकसित करने में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन जो पीडीएफ है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और उसको मैं आपको इसी वीडियो के दौरान ही उस पासवर्ड को बताऊंगा। तो आप ध्यान से जो है वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो मेरा देखते नहीं हैं तो मेरा उद्देश्य सफल नहीं होता। पीडीएफ तो आपको प्राप्त हो जाती है, लेकिन अगर मैं इसमें कुछ मेहनत करता हूं तो आप अगर 5 मिनट 7 मिनट की वीडियोस को अगर आप देख लेते हैं तभी जाकर के हमारी मेहनत का प्रतिफल हमें मिल पाता है। तो थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इसको वीडियो को देख लिया करिए। पीडीएफ तो मैं आपको दे ही रहा हूँ और साथ में पासवर्ड भी लगा है। पासवर्ड मैं आपको वीडियो के दौरान बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर है पृष्ठभूमि। इसमें आप पृष्ठभूमि में देखेंगे, भारत में शिक्षा की प्रणाली को लोगों की जरूरत और आकांक्षा के अनुसार तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में व्यापक आकलन के लिए तर्क दिया, जिसके तहत परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन मापने हेतु पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम इन दोनों पहलुओं को शामिल किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आकलन की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक अभिन्न अंग के रूप में कल्पना की, जो बच्चे के विकास और उन्नति का प्रमाण प्रदान करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा का उपयोग भारत में विद्यालय शिक्षा के इतिहास में 30 वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा है। सीसीई के क्रियान्वयन में कमियों के कारण उत्पन्न विकृतियों और कमियों को दूर करने के लिए विद्यालय आधारित आकलन को अगली पीढ़ी के आकलन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। आप देखते हैं दोस्तों, विद्यालय आधारित आकलन अर्थात एसबीए स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या है? विद्यालय आधारित आकलन को ऐसे परिभाषित किया जा सकता है कि आकलन जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान समग्र रूप से सीखने के प्रतिफलों के संदर्भ में निर्दिष्ट क्षमताओं को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। अधिगम हेतु आकलन के व्यापक शैक्षिक दर्शन के भीतर शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में निहित आकलन और विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा अभ्यर्थियों का आकलन। विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? शिक्षण अधिगम और आकलन को एकीकृत करना, शिक्षकों पर प्रलेखन, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग का कोई भार नहीं है, बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र, विषय वस्तु याद रखने के बजाय अधिगम प्रतिफल आधारित योग्यता विकास पर ध्यान देना, आकलन के दायरे को स्वाकलन और साथियों द्वारा आकलन के अलावा शिक्षक द्वारा आकलन के माध्यम से व्यापक बनाना, भय रहित, तनाव मुक्त और बढ़ी हुई भागीदारी सहभागिता, शिक्षकों और व्यवस्था पर विश्वास बढ़ाना, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना। ये रहा दोस्तों इसका उद्देश्य। आकलन क्या, क्यों और कैसे? आकलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सीखने की जरूरतों को समझने के लिए उन्हें अपनी दक्षता बढ़ाने में सहायता देना है और यदि सीखने में कोई परेशानी हो तो उसे दूर करने में भी उसकी मदद करना है। आकलन के क्यों, क्या और कैसे को समझने के लिए हम इस पर एक नज़र डालते हैं कि आकलन के मापदंड क्या हैं और इससे कौन सा उद्देश्य पूरा होगा।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है सीखने के प्रतिफल, आकलन के मानदंड क्या है। अधिगम आकलन में न केवल यह समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार की सीखने की इच्छा है, बल्कि इसके मानदंड को भी समझना जरूरी है जिसके बारे में आकलन किया जा सकता है। अधिकतर विद्यालय आधारित आकलन करने वाले हितधारक इसके बारे में स्पष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि शिक्षक पाठ्य पुस्तकों को ही पूर्ण पाठ्यक्रम मानते हैं और पाठंत अभ्यास में दिए गए प्रश्नों का उपयोग करके बच्चों का आकलन करते हैं। आकलन का उद्देश्य, सीखने के लिए आकलन। आकलन शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है। शिक्षण अधिगम के दौरान आकलन लगातार होता है। समग्र और पूर्वाग्रहों या विकृति से मुक्त होने के लिए इसे कई सबूतों पर आधारित होने की आवश्यकता होती है। यह सीखने के विभिन्न पहलुओं जैसे ज्ञान, निष्पादन, कौशल, रुचियां, दृष्टिकोण और अभिप्रेरणा आदि के बारे में जानकारी एकत्रित करने में मदद करता है। इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा प्रतिक्रिया देना और प्राप्त करना दोनों ही शामिल हैं। फिर आता है अधिगम ही आकलन है। वो कैसे? यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अपने स्वयं के कार्यों का गंभीर रूप से आकलन, विचार और विश्लेषण करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर और स्थान प्रदान करता है। इसके साथ उनकी दक्षता और सीखने में आ रही परेशानी की पहचान करना आवश्यक है। उन्हें स्वयं का आकलन करने और साथियों और समूह के काम पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सीखने का आकलन, इसका उपयोग चिन्हित पाठ्यक्रम के लक्ष्यों और उद्देश्यों के आधार पर मानदंड, प्रक्रिया, कौशल, सीखने के संकेतक और सीखने के प्रतिफल के अनुसार विद्यार्थियों के सीखने को मानक करने के लिए किया जाता है। विद्यालय आधारित आकलन हेतु आकलन कार्य नीतियां। सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली आकलन रणनीतियां हैं अवलोकन, साक्षात्कार, स्व आकलन, सहकर्मी आकलन, समूह कार्य आकलन, विवरणिका आकलन, प्रतिक्रिया, प्रामाणिक आकलन, सौंपा गया काम, भूमिका निभाना, कहानी, वाचन, सिमुलेशन, परियोजना कार्य, प्रयोग, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, जासूची, क्रम निर्धारण मान, केंद्रित समूह, विचार विमर्श, FGD आदि। ये सभी जो है आकलन कार्य नीतियां हैं। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, वैयक्तिक अधिगम का आकलन। कई गतिविधियों जैसे परीक्षा, लिखित, मौखिक, रचनात्मक, लेखन, निबंध, कहानी, कविता लेखन, चित्र पढ़ना, प्रयोग, व्यक्तिगत परियोजनाएं, चित्रकारी और शिल्प कार्य आदि को व्यक्तिगत आकलन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि PDF का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड है 1234। ध्यान दीजिए मित्रों, PDF का पासवर्ड है 1234। समूह अधिगम का आकलन। समूह आधारित आकलन का उपयोग करने के लिए शिक्षकों को ऐसे साधनों का उपयोग करने के पीछे के उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। शैक्षिक भ्रमण, सर्वेक्षण, कलाकृति जैसे मॉडल बनाना, रंगोली बनाना, प्रयोगों, परियोजनाओं आदि से जुड़ी गतिविधियां समूह में काम की मांग करती हैं और इन्हें प्रक्रिया कौशल के साथ साथ सामाजिक कौशल का आकलन करने के बेहतरीन अवसरों के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं, टर्मिनोलॉजी है रूब्रिक क्या है। रूब्रिक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है। रूब्रिक कार्य के प्रदर्शन और आकलन के मानदंडों को रेखांकित करता है। यह शिक्षक और विद्यार्थियों दोनों द्वारा सहभागितापूर्ण तरीके से विकसित किया गया है। रूब्रिक्स में लचीलापन और अनुकूल क्षमता होती है जो बहुत कम अन्य आकलन उपकरणों के पास होती है। जब रूब्रिक्स को सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करने, विद्यार्थियों को विस्तृत प्रतिक्रिया का उपयोग करने, महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने, शिक्षण विधियों को परिष्कृत करने और दूसरे के साथ संचार की सुविधा के लिए तैयार किया जाता है। रूब्रिक्स में 4 मापदंड होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है सौंपे गए कार्य का विवरण, दूसरा है मापन स्तर, तीसरा है आयाम और चौथा है आयाम मानदंड। फिर बात करते हैं साथी समूह द्वारा आकलन। शिक्षार्थियों को स्वयं के काम या साथियों के आकलन के पर्याप्त अवसर दिए जाने की आवश्यकता है। स्व आकलन विद्यार्थी के सीखने में मदद करता है और यह सबसे महत्वपूर्ण कौशल है जो विद्यार्थियों को भविष्य की व्यावसायिक विकास और जीवन भर सीखने के लिए आवश्यक है। साथी समूह द्वारा आकलन के लिए विद्यार्थी को किसी उत्पाद या घटना के लिए उत्कृष्टता के मानदंडों के आधार पर अपने साथियों से प्रतिक्रिया या श्रेणी प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जिसके निर्धारण में विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। साथी समूह द्वारा आकलन के उद्देश्य क्या हैं? विद्यार्थी अपनी प्रगति और कौशल विकास पर विचार करना और गंभीर रूप से आकलन करना सीख सकते हैं। विद्यार्थी अपनी समझ और अपनी क्षमताओं के बीच अंतराल की पहचान कर सकते हैं। विद्यार्थी अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए विचार कर सकते हैं। फिर आते हैं दोस्तों, एक आपको रूब्रिक्स दिखाते हैं। यहाँ पर हम साथी समूह द्वारा आकलन के लिए एक रूब्रिक्स है जिसमें 4 स्तर हैं।
4 समूह हैं, जिसमें सहभागिता सबसे पहले है। सहभागिता, समूह सदस्यों ने पूरी तरह से भाग लिया और समूह सदैव कक्षा में काम कर रहा था। तीसरा है समूह सदस्यों ने ज्यादातर समय भाग लिया और समूह ज्यादातर समय काम पर था। दूसरा है समूह सदस्यों ने भाग लिया लेकिन नियमित रूप से समय बर्बाद किया और या शायद ही कभी काम पर था। फिर पहला है समूह सदस्यों ने भाग नहीं लिया, समय बर्बाद किया या असंबंधित सामग्री पर कार्य किया। फिर दूसरा टॉपिक है यहाँ पर नेतृत्व। दूसरा जो आकलन है नेतृत्व का, तो समूह सदस्यों ने समूह को ठीक रास्ते पर रहने में मदद करने, समूह की भागीदारी को प्रोत्साहित करने, समस्याओं के समाधान के लिए और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए आवश्यक होने पर एक उपयुक्त तरीके से नेतृत्व किया। और दूसरे समूह ने समूह सदस्यों ने कभी कभी उचित तरीके से नेतृत्व किया। और दूसरे समूह ने समूह सदस्यों आमतौर पर दूसरों को नेतृत्व संभालने की अनुमति देते हैं या अक्सर समूह पर हावी होते हैं। और पहला समूह है समूह सदस्यों ने नेतृत्व नहीं किया या इसे गैर उत्पादक तरीके से किया। फिर अगला जो आकलन का पॉइंट है वो है सुनना। समूह के सदस्य ने दूसरे के विचारों को ध्यान से सुना। समूह सदस्य आमतौर पर दूसरे के विचारों को सुनता है। समूह सदस्य कभी कभी दूसरों के विचार को नहीं सुनते थे। समूह सदस्य ने दूसरों की बात नहीं मानी और अक्सर उन्हें बाधित किया। फिर प्रतिक्रिया आता है। समूह सदस्यों ने उपयुक्त होने पर विस्तृत रचनात्मक प्रतिक्रिया की पेशकश की। उपयुक्त होने पर समूह के सदस्य ने रचनात्मक प्रतिक्रिया की पेशकश की। समूह के सदस्य ने कभी कभी रचनात्मक प्रतिक्रिया की पेशकश की लेकिन कभी कभी टिप्पणियां अनुचित थी या उपयोगी नहीं थी। समूह के सदस्य ने रचनात्मक या उपयोगी प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर अगला पॉइंट है समय प्रबंधन। समूह सदस्यों ने समय पर काम सौंपा। समूह सदस्यों में आमतौर पर निर्धारित कार्य समय पर पूरा किया और अधूरे काम के कारण अखबार पर प्रगति नहीं रोकी। समूह सदस्य अक्सर नियत कार्यों को समय पर पूरा नहीं करते थे और अखबार पूरा होने का काम अक्सर रुक जाता था। अगला है समूह सदस्यों ने निर्धारित कार्यों में से अधिकांश को समय पर पूरा नहीं किया और अक्सर समूह को अपूर्ण कार्य को समायोजित करने के लिए अंतिम क्षण पर समायोजन और परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया। तो ये रहा दोस्तों एक रूब्रिक्स का उदाहरण। अब आपको बात करते हैं हम स्व आकलन के बारे में। सीखने के रूप में आकलन बच्चों की अपनी सीखने की समझ के बारे में है और आकलन के सभी उद्देश्यों में से एक महत्वपूर्ण पहलू है। शुरुआती कक्षा से ही इस पहलू पर जोर देना महत्वपूर्ण है। स्मरण विचार के माध्यम से और स्वयं या साथियों द्वारा किसी के काम की आलोचना करने से बच्चों को इस क्षेत्र में आगे सुधार करने और उनके समग्र प्रदर्शन में सुधार करने में बहुत मदद मिलती है। विवरणिका क्या है दोस्तों? विवरणिका न केवल विद्यार्थी के सबसे अच्छे काम या गतिविधियों का बल्कि समय के साथ साथ की गई उसकी सभी प्रकार की गतिविधियों का संग्रह है। इसमें कार्यपत्रक, परियोजना, रचनात्मक लेखन, चित्रकारी, दिया गया काम, परीक्षा, शिल्प कार्य, शिक्षक, साथी और स्वयं, बीजों, पत्तों, डाक टिकट और खबरों के संग्रह, रुचियां, दक्षताओं और स्वयं की समस्याओं आदि के संकलन शामिल हो सकते हैं। फिर अगला आता है रिकॉर्डिंग तथा रिपोर्टिंग करना। आकलन शिक्षकों को यह जानने में मदद करता है कि प्रत्येक विद्यार्थी कितना बेहतर ढंग से सीख सकता है। आकलन से विद्यार्थियों की प्रगति पर भी नजर रखा जा सकता है। आकलन से शिक्षक विद्यार्थियों में सुधार सुनिश्चित करने हेतु प्रतिक्रिया दे सकता है। यह किसी भी तरह से बच्चों की तुलना या श्रेणीकरण करने के लिए नहीं है। बच्चों का विवरण ऐसा होना चाहिए जो हर विद्यार्थी को प्रेरित करे और उसे यह विश्वास दिलाए कि वह बेहतर कर सकता है। बच्चे की प्रगति का विवरण ऐसा होना चाहिए जो यह दर्शाए कि विद्यार्थी क्या कर सकता है। आकलन बच्चे की ताकत साझा कर सकता है और उसमें सुधार एवं प्रगति के उपाय सुझा सकता है। तो दोस्तों ये रहा जो है कोर्स 7 का डिजिटल डायरी। अब बचा हुआ है एक खाली पन्ना, एक खाली पेज जिसमें लिखा है प्रश्नोत्तरी। तो दोस्तों प्रशिक्षण के उपरांत मैं यहाँ पर जो है प्रश्नोत्तरी को भी इस पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। जब तक आप इस पीडीएफ का अध्ययन कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसी दूसरे मित्रों को शेयर करिए। एक बार पुनः बताता हूं दोस्तों कि जो पीडीएफ है उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसका पासवर्ड है 1234। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।